हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको हम यह दे दें कि आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगाई जाएंगी और यहाँ जो आपका क्लास लगाया जाएगा वह ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का क्लास लगाया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लास के लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। इस कोड का उपयोग करके आप उस क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ग्रुप डी स्पेशल का सेट नंबर देखेंगे 9। इससे पहले हमने इस सीरीज के 8 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी स्पेशल सेट करके एक प्लेलिस्ट भी मिलेगा जहाँ पे मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग का भी सेट आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो मानक विचलन दे रखा है 6.5, हमसे इसका प्रसरण पूछा है। तो मानक विचलन का अगर आप स्क्वायर करते हैं ना तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका प्रसरण निकल जाएगा। और प्रसरण का अगर आप रूट अंडर करते हैं, प्रसरण का अगर आप वर्गमूल करते हैं तो इससे मानक विचलन निकल जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रसरण निकालना है। मानक विचलन दे रखा है तो हम मानक विचलन का करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे 6.5 का स्क्वायर करना है। तो अगर पॉइंट को हम भूल जाए अभी तो क्या है हमारे पास 65 का स्क्वायर करना है। तो 65 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 है। तो जिसके भी इकाई स्थान पर 5 हो उसका वर्ग करने पर क्या आता है, 25 आता है। तो इस 5 के बदले में 25 लिख दिए। दूसरा काम यह करना है कि दहाई में इसके अगले अंक से गुना करना होता है। स्क्वायर करने का यह ट्रिक है। तो 6 सत्ते 42 यानी 4225 हो जाएगा 65 का स्क्वायर। और एक अंक के बाद दशमलव है, वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 6.5 का स्क्वायर 42.25 होगा। मानक विचलन का बस हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या निकल जाएगा, प्रसरण निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला यह गया है कि 27 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। 27 भुजा का एक बहुभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र बहुभुज कहलाता है। विकर्णों की संख्या जब भी निकालना होगा किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n × n-3/2। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना है, n × n-3/2। किसी भी बहुभुज के किसी भी आकृति के विकर्णों की संख्या निकालना होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n × n-3/2, जहां n के स्थान पर लिखेंगे भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या दे रखा है, 27। तो n के जगह 27 × n-3, 27 - 3 24 हो जाएगा। बट्टा में 2 है तो 2 रहेगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 2 से काटिएगा, 12 दूना 24, गुना कर लीजिए 12 सत्ते 84, अंतिम में 4, अंतिम में 4 वाला एकमात्र ऑप्शन है तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 324। तो जब भी विकर्णों की संख्या पूछे, किसी भी पॉलीगन के विकर्णों की संख्या निकालना होगा तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, n × n-3/2, जहां पे n के स्थान पर आपको रखना है विकर्णों की संख्या। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है। एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और यदि इसके डोर की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज जमीन से डोर के झुकाव का कोण बताइए। यानी हमें एंगल का मान बताना है कि क्या होगा। देख लीजिए, सबसे पहले तो इस तरह का आप आकृति बना लीजिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए एंगल का वैल्यू बताना हो ऐसा फिगर आप बना लीजिए। अब पतंग यहाँ पे है, कितनी मीटर ऊंचाई पे है, 50 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग जो है वह 50 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर, डोर देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति पतंग को पकड़े हुए, यह डोर की लंबाई कितना मीटर है, यह आपका 100 मीटर है। बोला है तो क्षैतिज जमीन यानी यह जमीन है के झुकाव का माप डिग्री में कितना होगा, यानी इस एंगल का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है, इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर हम इसका नाम दे दें इस ट्रायंगल का ABC,
तो हमें देख लीजिए कौन कौन सा दो भुजा मालूम है। तो यह भुजा मालूम है थीटा के सामने, यानी कि लंब मालूम है, कर्ण मालूम है। तो लंब और कर्ण का रेशियो कौन से थीटा में होता है? साइन थीटा में होता है। तो हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना? 50 और कर्ण कितना? 100। 50 बट्टा 100। जो दो भुजा मालूम है ना, हम लोग उसी रेशियो का उपयोग करेंगे। जैसे लंब और कर्ण मालूम है तो लंब और कर्ण को लेकर के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनेगा हम उसी का प्रयोग करेंगे। या तो साइन थीटा का उपयोग करिएगा या फिर कॉसेक थीटा का उपयोग करिएगा। कॉसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटा लंब लिखते। ओके, अगर मान लीजिए कि लंब और आधार मालूम होता तो या तो हम यहाँ पे tan लगाते या फिर हम कॉट लगाते। अब चलिए इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करिएगा, 50 दूना 100, 1/2 हो गया। तो साइन थीटा इधर है, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। और अब आप हमें बता दो कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? आप बोलोगे कि सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ही पूछ रखा था बस। आगे चलिए, इस अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। देखिए अलजेब्रा से यह क्वेश्चन है, x + y + z का वैल्यू दे रखा है 0 और आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का मान निकालना है। तो जब भी x + y + z बराबर 0 दिया जाए तो आपको करना यह है कि x, y और z का मान खुद से ले लेना है। तो x का वैल्यू हम 1 ले लिए, y का वैल्यू हम 1 ले लिए। अब 1 और 1 2, तो z का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा? -2 लेना पड़ेगा। उसी तरीके से x का मान 1, y का मान 2, तो 2 और 1 3, तो z का मान -3 लेना पड़ेगा। मतलब x, y, z का वैल्यू आप खुद से एज्यूम कर लीजिएगा 1 1 -2, यह सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आप चाहे तो x का मान 2, y का मान 2, 2 और 2 4, यहाँ पे z का मान क्या लिख सकते थे? -4। यानी x और y का मान जिस तरीके से आप लीजिएगा उसी हिसाब से आपको z का मान भी लेना पड़ेगा। अब जो भी मान आपने यहाँ पे लिया है उसको इसमें पुट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा x²। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा yz, तो y का मान 1, z का मान -2, तो y गुने z, तो 1 गुने -2 क्या हो जाएगा? -2। अरे yz है ना, y का मान 1, z का मान -2, 1 गुना -2 हो जाएगा। प्लस आगे प्लस है तो प्लस, y² y का मान आपने 1 लिया है, 1 का स्क्वायर 1, zx, तो z का मान -2 गुना 1 -2 रह जाएगा। प्लस आगे देख लीजिए क्या है, z², तो z की जगह -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। बट्टा xy, तो xy यानी 1 गुने 1 क्या रह जाएगा? यह आपका 1 रह जाएगा। क्लियर? चलिए अब आप इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। एलसीएम देखिए 2 2 2 है तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 2 में भाग करिए, 1 माइनस है तो -1 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग करिए, 1 -1 है तो -1 हो जाएगा। प्लस 1 में 2 से गुना करिएगा, 2 2 चौके 8 हो गया। 8 में से -1 माइनस करिएगा 7 और फिर -1 करिएगा तो 6/2 यानी कितना आ गया? 3। यानी इस पूरे का वैल्यू आपका कितना आ गया है? 3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 3। यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले कि x, y, z का वैल्यू 0 दिया जाए तो x का मान 1, y का मान 1, z का मान -2 लेना है। a + b + c बराबर 0, तो a का मान 1, b का मान 1 और c का मान क्या लेंगे हम? -2 लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए एक तरीका यह भी है कि आप इसमें ऊपर नीचे समान अंक से गुना करिएगा तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऊपर भी x से गुना, नीचे भी x से गुना, तो ऊपर x से गुना करिएगा तो x³ हो जाएगा और नीचे x से गुना करिएगा तो xyz हो जाएगा। ऐसा तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी x से गुना, यहाँ भी x से गुना, ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं, चूंकि x से x कट जाएगा। अब ऊपर x³ नीचे xyz हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऊपर नीचे y से गुना करिए तो ऊपर में y³ हो जाएगा, नीचे में zx गुने y यानी कि xyz हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ऊपर नीचे z से गुना, तो ऊपर में z³ हो जाएगा और नीचे में xy में z से गुना करिएगा xyz हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक के बट्टा में xyz है तो ऊपर वाला को एक साथ ऐड करिए तो x³ + y³ + z³, यही तो होगा। बट्टा नीचे में क्या होगा? जो एलसीएम होगा वही होगा xyz। आगे देखिए x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz। अच्छा, इतना कब होता है? जब x + y + z बराबर 0 हो। तो x + y + z बराबर 0 है तो इसको लिए 3xyz लिख सकते हैं। बट्टा में xyz है तो इससे आपका यह कैंसिल हो गया। क्या आपका आंसर आ गया? 3। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे तो xyz का वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं 1 1 और -2। अगला क्वेश्चन आपका एक बार फिर से अलजेब्रा से है। आपको बताना है इसमें
न्यूनतम मान क्या होगा। यह जो आपका व्यंजक दिया गया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, द्विघातीय व्यंजक दिया गया है, इसका न्यूनतम मान पूछा है। तो द्विघातीय व्यंजक का अगर आपसे न्यूनतम मान पूछे, ठीक है, अगर आपसे इसका न्यूनतम मान पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए c माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a, c माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a। ओके, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले और अधिकतम या न्यूनतम कुछ भी मान पूछे तो आप यही फॉर्मूला लगाइएगा, c माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a। अब c a b का मतलब क्या होगा, तो जो x स्क्वायर के गुना में होगा वह a का मान होगा चिन्हों के साथ, जो x के गुना में होगा वह b का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह c का मान। तो c का मान देखिए क्वेश्चन में कितना है 9 माइनस बी स्क्वायर, बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 4a, a के जगह 4 तो 4 गुना 4 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया एक बार में, 9 माइनस 1 यानी कितना आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8। तो इस तरह का जब भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, आप यही फॉर्मूला यूज करना, c माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से इसको समझिएगा। a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री, cos b का मान 1/3। तो हमसे क्या पूछा है, साइन a का मान। देखिए साइन a का मान निकालना है, यही ना, साइन a का मान क्या होगा। अब सोचिए कि a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a के बदले में a बराबर, a को इस तरफ छोड़िए, क्या हम 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो प्लस बी अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन a है, तो साइन a के जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस बी लिखा जा सकता है। a के जगह क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस बी, चूंकि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, तो a के जगह 90 डिग्री माइनस बी, हमें साइन a का मान निकालना है, और a के जगह 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस बी हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इंटरचेंज कर जाएगा, साइन किस में, कॉस में, थीटा के जगह बी, कॉस बी, और कॉस बी का वैल्यू कितना है 1/3, यानी साइन ए का वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बी के बराबर हो जाएगा। तो कॉस बी का मान आपका 1/3 था, वही मान साइन ए का हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो कॉस बी का मान होगा वही क्या होगा, साइन ए का मान। आगे बढ़िए, इस अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, बोला गया है त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90। चलिए ठीक है, त्रिभुज ABC की अगर बात की जाए तो एंगल A बराबर 90, तो इस पॉइंट पे हम A ले लेते हैं, यह B हो गया और यह आपका C हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, एंगल A बराबर 90। अब आगे बोला है BC बराबर A, BC का मान कितना है, A है। आगे AC का मान कितना है, B है, क्लियर, AC का मान B है, और AB का मान कितना है, AB का मान C है, क्लियर। चलिए अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है tan b प्लस tan c का मान। अच्छा देखो, जो भी पॉइंट लेंगे ना, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा। कर्ण तो फिक्स होता है, 90 के सामने जो होगा वह तो कर्ण होगा, लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें तब यह लंब हो जाएगा, यह आधार, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो यह लंब होगा, यह आधार, यानी जिस थीटा की बात करेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाता है, ध्यान रहे। तो tan b का मान देखिए, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लेकिन b बोला है तो इस पॉइंट से देखिए यह लंब होगा, यह आधार, तो tan b का मान क्या हो जाएगा आपका, b/c हो जाएगा, प्लस आगे देखिए tan c, इस पॉइंट से लंब क्या होगा हमारा c, आधार क्या होगा b, तो c/b, यही होगा ना। tan b का मान b/c, tan c का मान c/b। ध्यान रहे, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब या तो कर्ण है तो यह आधार हो जाएगा, और अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला लंब यह आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan b का मान b/c, tan c का मान c/a। अब अगर इसको जोड़िएगा तो b² प्लस c², यही तो होगा ना, b² प्लस c² bc। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो यही होगा ना, भिन्न का जोड़ अगर करते हैं तो b और c का एलसीएम bc, c से भाग करिएगा, b बचेगा, b² प्लस c², यही तो होगा। अब देखिए ऑप्शन में b² c² नहीं है, तो देखिए b² यानी लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा, तो b² प्लस c² के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, a² लिख सकते हैं, बट्टा bc है तो bc, b² प्लस c², देखिए लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, तो b² प्लस a² के लिए a² लिख सकते हैं, तो a² बट्टा bc, आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है 14, 48 और 50 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि यह त्रिभुज कैसा है। तो 14 है ना, 48 और 50, 14, 48 और 50 भुजाओं का रेशियो देखिए, इससे पता लग जाएगा, इससे भुजा छोटे फॉर्म में आ जाएगा और इससे पता लग जाएगा कि यह त्रिभुज किस तरीके का है। अब काटिए, सब 2 से कटेगा तो 7, 24, 25। अब इन भुजाओं को देख करके हम कह सकते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। 7, 24, 25 देख लीजिए, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, करके देख लीजिए। और ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 3, 4, 5 होगा समकोण त्रिभुज, 6, 8, 10 होगा समकोण त्रिभुज, 7, 24, 25 होगा समकोण त्रिभुज, है ना, 8, 15, 17 होगा समकोण त्रिभुज। तो बड़े संख्या से पता नहीं चल रहा था कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं, लेकिन भुजाओं का जब रेशियो निकाले तो 7, 24, 25 का आया, इससे यह बात पता लग गया कि यह एक समकोण त्रिभुज है। जैसे देखिए 6, 8, 10 अगर इस तरह से भुजा दिया गया है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए 2 से कटेगा 3, 4, 5, देखिए 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज है, तो यह भी क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज मालूम है तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या देखिए क्या होता है। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज के केवल क्या होता है, P + B - H/2। क्या होगा, P + B - H/2 समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अगर समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वह आपका H/2 होता है। H का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, P यानी परपेंडिकुलर लंब आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। और अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे तो वह होता है आपका H/2। बाह्य वृत्त की त्रिज्या जैसे यहाँ पे आपका कोई सर्कल है, ठीक है, यह आपका समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के बाहर में वृत्त बना हुआ है, इसका त्रिज्या पूछेगा तो H/2 करेंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना हुआ है, जैसे यह हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसके अंदर में इस तरीके से वृत्त बना हुआ है, इसका त्रिज्या पूछे तो हम यह फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोला है 14, 48 और 50 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो P + B - H। अब P देख लीजिए कौन होगा, 14, B क्या हो जाएगा आपका 48, बस सबसे बड़ी भुजा जो है वह कर्ण होगा, ध्यान रखिएगा, -50/2। अब यह हो जाएगा आपका कितना, 48 और 14 62 में से 50 माइनस करिएगा, 12, 12/2 यानी कि 6। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात अगर समकोण त्रिभुज की करें तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा P + B - H/2 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, H/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत के विकर्णों की लंबाई और इसका आधा परिमाप 11 और 13, विकर्णों की लंबाई 11, तो आयत के विकर्णों की लंबाई बराबर क्या होता है, लगाइए फॉर्मूला। आयत के विकर्णों का लंबाई होता है √L² + B², यही तो होता है ना। विकर्ण कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। इसके अलावा परिमाप का आधा परिमाप 13, आधा परिमाप का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आधा परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है, 13। अरे आधा परिमाप 13 है, यानी पूरा परिमाप कितना होगा, 26। तो पूरा परिमाप का मतलब क्या होगा, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। तो पूरा परिमाप, आधा परिमाप 13 यानी पूरा परिमाप 26। तो 2 से काटिए इसको, 13। आधा परिमाप का मतलब क्या हुआ, L + B का वैल्यू 13। अब यहाँ से देखिए L² + B² का वैल्यू 11, L + B का वैल्यू 13 दे रखा है। एक चीज और देखिए, अगर यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो इस वाले का, दाईं ओर वाले का स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए L² + B² बराबर 11 का स्क्वायर कितना, 121। तो हमारे पास देखिए 2 डाटा हो गया। एक डाटा तो यह है कि L + B का मान 13 और दूसरा L² + B² का मान 121। हमें क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल यानी L × B का मान। तो हम लोग खुद से एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, L + B का होल स्क्वायर बराबर, बोलिए क्या होगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, L + B का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर बराबर L² + B² L² + B² + 2 × LB, यही तो होगा ना। A + B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB। उसी तरह से L + B का होल स्क्वायर बराबर L² + B² + 2LB लिख सकते हैं। चलिए अब L + B का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 13। तो यहाँ पे हम करेंगे 13 का स्क्वायर बराबर L² + B², इतना का वैल्यू देखिए कितना है, 121 + 2 × LB। अब आगे सोल्व करिए, 121 इधर आके आपका माइनस होगा,
121 इधर आके माइनस होगा 13 के स्क्वायर यानी 169 में से, तो 169 में से 121 माइनस करिएगा तो 48 हो जाएगा, और 48 वैल्यू किसका हो जाएगा 2 इंटू LB का। 121 इधर आके 13 का स्क्वायर 169 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 48 ना, 48 बराबर 2LB। हमें L इंटू बी का मान चाहिए, 2 से काटिए 24, 24 किसका वैल्यू हो गया L इंटू बी, L इंटू बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का 24। तो आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसे 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई सबसे लंबे छड़ की लंबाई उस कमरे के विकर्ण के बराबर होगा। कमरे में विकर्णवत अगर आप रखिएगा तो सबसे लंबे बांस को रख सकते हैं। किसी डब्बे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई उस डब्बे के विकर्ण के बराबर होगा। और जो आपका कमरा है वह आपका घनाभ के आकार का भी हो सकता है और घन के आकार का भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, यानी कि किसके आकार का है घन के आकार का। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो तो घन होगा। और घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू a, √3 गुना 1 भुजा। तो √3 गुना प्रत्येक भुजा का लंबाई बताइए कितना दिया है 6, तो 6√3 आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यह कमरा घनाभ के आकार का होता, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दे दिया होता तो क्या हो जाता, यह घनाभ हो जाता ना। तब इस कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई यानी कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर, और घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। आप इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। L के जगह 6, B के जगह 6, H के जगह 6 डाल के देख लीजिए, 6√3 ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर था तो इसको हम लोग घन माने, और घन का विकर्ण √3 इंटू a। अल्टीमेटली आपको एक बात समझना था कि किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई उस कमरे के विकर्ण के बराबर, और कमरा घन के आकार का है तो घन का विकर्ण √3 इंटू a के जगह प्रत्येक भुजा का माप यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक का माप कितना था 6, तो हमारा आंसर 6√3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर और ऊंचाई 1/2 मीटर 1/2 मीटर है, तो इसमें कितना लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है। किसी भी टंकी में पानी कितना रखा जा सकता है, इसका मतलब कि हमें उस टंकी का आयतन बताना है। और यह टंकी जो है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, मतलब कि यह जो टंकी है वह घनाभ के आकार का है। और घनाभ का आयतन यानी कि इस टंकी का आयतन क्या होगा, टंकी का आयतन आपका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह टंकी का आयतन हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन यह पूछा है कि कितना लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है। तो देखिए लीटर है ना, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 घन सेंटीमीटर होता है 1 लीटर बराबर। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले आंसर जो निकालेंगे, आयतन जो निकालेंगे वह सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो लंबाई देखिए कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। इंटू आगे देखिए चौड़ाई कितना है 1/2 मीटर, तो 1/2 मीटर की जगह क्या लिखेंगे 1/2 गुने 100 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी आपका 1/2 मीटर, तो 1/2 गुना 100 सेंटीमीटर, यही तो लिखेंगे हम 1/2 गुना 100 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। ठीक है, 1/2 गुना 100 सेंटीमीटर, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इससे क्या निकल गया आयतन। और आयतन किस फॉर्म में निकलेगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में निकलेगा। हमें लीटर के फॉर्म में निकालना है तो हम भाग करेंगे कितना से 1000 से भाग करेंगे। सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से भाग करेंगे 1000 से। अब सोल्व करिए, 000 से आपका 2 और 1 3 0 कैंसिल हो गया, बाकी सबका गुना कर लीजिए आप। 100 में 10 से गुना करिएगा 1000, 1000 में 4 से भाग करिएगा 250, यानी कि 250 लीटर जो है ना वह आपका टंकी का आयतन हो जाएगा। 250 लीटर। पहले टंकी का आयतन निकाले सेंटीमीटर में, और चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए यहाँ चूंकि सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में आंसर आता, उसमें हम 1000 से भाग कर देंगे, यह लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गेंद को पिघलाकर
2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदों में ढाला गया यदि कोई अवयव न हो तो इस प्रकार कुल कितना गेंद बनाया जा सकता है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गेंद है, इसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा गेंद में ढाला गया है। तो इस प्रकार कितना गेंद होगा, गेंदों की संख्या बताना है। तो जब भी गेंदों की संख्या बताना हो मतलब कि अल्टीमेटली हमें क्या बताना है, गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। तो जब भी गोलों की संख्या बताना होगा तो हम क्या करेंगे कि बड़ा गोला के आयतन में, तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r के जगह 10 है ना, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया बड़े गोले का आयतन। अब इसमें भाग करेंगे एक छोटे गोले के आयतन से, तो 4/3 पाई r क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8। बस बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग करिएगा तो गोलों की संख्या निकलेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गेंद है यानी गोला है, इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनाया जा सकता है। तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग करेंगे। बड़ा गोला का त्रिज्या इतना है तो बड़ा का आयतन इतना, छोटा का त्रिज्या इतना है तो छोटा का आयतन इतना। 4/3 पाई इधर भी है काट दीजिए, 1000/8 कितना हो जाएगा 125, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया 125। कुल मिला के 125 गोला बनाया जा सकता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 और 12 है तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगा। समचतुर्भुज के स्ट्रक्चर को पहले आप गौर से देखिएगा। देखिए समचतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसके चारों भुजाओं का लंबाई बराबर, लेकिन इसका विकर्ण जो होता है ना वो एक दूसरे को काटता है कितना डिग्री पे 90 डिग्री पे। एक दूसरे को यह समकोण पे काटता है, मतलब जब काटेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और समद्विभाजित भी कर लेता है। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे यानी कि 90 डिग्री पे काटता है, तो चारों तरफ 90 डिग्री बनेगा। हम यहाँ सिर्फ 90 डिग्री ले लिए। अब इससे क्या हुआ कि यह हमारा एक ट्रायंगल बना और यह जो ट्रायंगल होगा वह समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में जो संबंध होता है लंब, आधार और कर्ण में, वही संबंध यहाँ भी हो जाएगा। अब एक विकर्ण का माप देखो कितना दे रखा है 16, तो आधा का माप कितना हो जाएगा 8। आधा कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 हो जाएगा। दूसरा 12 है तो आधा का माप कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो देख लीजिए समकोण त्रिभुज का देखिए लंब मालूम, आधार मालूम, यही तो कर्ण होगा ना 90 डिग्री के सामने। तो 8 और 6 है तो यह कितना हो जाएगा 10, चूंकि 6 8 10 का एक ट्रिपलेट बनता है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 36 100 का वर्गमूल कितना 10। तो इस वाले साइड का माप कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, अब चूंकि प्रत्येक भुजा का माप 10 आया और समचतुर्भुज है प्रत्येक भुजा का माप बराबर, तो परिमाप 10 चौके कितना हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, परिमाप कितना हो जाएगा इसका 40 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। चलिए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी हो गया। अब इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी जो है उसको आगे बढ़ाइए। कहाँ तक बढ़ाना है डी तक बढ़ाना है, बढ़ा दिए। अब आगे ऐसे बढ़ाया जाता है कि AC बराबर CD। अब AC बराबर क्या हो गया CD हो गया, ठीक है। यदि कोण BAD तो इसको मिलाना पड़ेगा। BAD यानी इस पूरे एंगल का माप, BAD यानी इस पूरे एंगल का माप कितना है 109 डिग्री है। पूरे एंगल का माप आपका 109 डिग्री है। ACB बराबर 72, ACB यानी इस वाले एंगल का मान कितना है 72, 72 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है इस त्रिभुज में, हमें बताना है कोण ABC का माप, इस वाले एंगल का माप हमें बताना है। एक चीज आपको हम बता दें कि त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। कौन सा दो कोण बराबर होगा, अगर हम इस त्रिभुज में चले, इस वाले त्रिभुज में आप चलिए, इस त्रिभुज में चले तो देख लीजिए इसका 3 कोण है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अच्छा देख लो, यह आपका 72 है, इस तरफ 72 है, तो इस तरफ से कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण, पूरा सीधा रेखा पर, तो इतना 72 है तो इधर कितना 108 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यह 108 है और यह भुजा और यह भुजा बराबर है, मतलब इसके सामने का कोण यह वाला और इसके सामने का कोण यह वाला, यह दोनों बराबर होगा। तो 108 के बाद बचा कितना 72, तो 72 में यह दोनों आधा आधा होगा, मतलब यह कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर, चलिए यह वाला एंगल 36 हो गया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, पूरे बड़े त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ABD में तीनों कोणों का योग 180, तो एक आपका हो गया एंगल B, इसको हम x मान लेते हैं, तो यह हो गया x। दूसरा एंगल पूरा का पूरा 109 डिग्री होगा
और तीसरा एंगल यह वाला 36 डिग्री। अगर पूरे बड़े त्रिभुज की हम बात करें तो एक एंगल यह होगा, एक पूरा एंगल यह वाला और एक एंगल यह होगा 36, कुल मिला के कितना 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए कितना है x का वैल्यू, 109 में 36 ऐड करेंगे 145, 145 इधर आके 180 डिग्री में से माइनस होगा, तो 180 में से 145 डिग्री माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री। तो यही हमें बताना था कि इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास AD है। सबसे पहले चलिए हम बना लेते हैं वृत्त। अब इस वृत्त का व्यास जो है वो आपका क्या है AD है। व्यास कहने का मतलब कि यह कहाँ से गुजरा होगा, केंद्र बिंदु से होकर गुजरा होगा, A और D है। आगे बोला है और AB चाप है। अब AB चाप है तो A और B इस तरीके से ही होगा, A तो इसी पॉइंट पे होगा, AB क्या है चाप है। आगे चलिए, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि AD बराबर 34, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 34 है, तो आधा कितना होगा 17। AD यानी कि पूरा व्यास 34 है तो त्रिज्या कितना होगा 17, और AB का मान 30 है, पूरा A से लेकर के B तक 30 है। तो केंद्र बिंदु से अगर जीवा पे लंब डाला जाए तो जीवा 2 बराबर भाग में बट जाता है। ठीक है, जीवा 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको M मान लेते हैं तो पूरा जीवा A से लेकर के M तक कितना है 30, तो आधा कितना होगा 15। अब हमें क्या बताना है, वृत्त के केंद्र से AB की दूरी, तो केंद्र तो यही है, यहाँ से AB यानी इस जीवा की दूरी क्या होगा, लंबवत दूरी बताना है। यहाँ पे भी देख लीजिए एक ट्रायंगल बना, इसमें यह कोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला यह कर्ण हो गया, यह आपका आधार हो गया। हमें क्या बताना है, लंब। तो 15 17 8, 15 17 का एक ट्रिपलेट बनता है, यानी कि यह आपका कितना, यह 17 है, यह 15 है, तो यह क्या होगा 8। तो केंद्र बिंदु से इसकी दूरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, देख लीजिए लंब है तो यह 90, 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण 17, 17 का स्क्वायर माइनस इतना हो जाएगा आधार 15, 15 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, माइनस करेंगे 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। और यदि ट्रिपलेट पता हो तो सीधे आप कह सकते हैं कि यह कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आज का सेशन जो है आपका समाप्त हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से अगले सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।